नमस्ते बच्चों, 11वें पाठ के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत। हम 11वां पाठ पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ये पढ़ा कि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अपना पहला टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब। तो अब देखते हैं इसको कि किस तरह से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब। बच्चों, ये एक उत्तल दर्पण है जिसमें अंदर धंसी हुई सतह पे पॉलिश है, यानी उभरी हुई सतह कैसी है, परावर्तक। तो इस तरह से ये उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण के सामने यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु है AB, दिखाई दे रही है आपको AB वस्तु। इस AB वस्तु से जब प्रकाश की किरण जाती है तो वही नियम हम लगाएंगे जो हमने अवतल दर्पण पे लगाए थे। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद इस किरण का परावर्तन होता है। तो ये किरण क्या होती है, इस तरह से, ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, इस तरह से परावर्तित होकर के चली जाती है। और दूसरी किरण जो ये है, ये किरण वक्रता केंद्र में से होके जा रही है। पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र में से। पर वास्तव में किरण कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है और टकराने के बाद सीधे निकल जा रही है। इस किरण को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वक्रता केंद्र में से आती हुई हमें प्रतीत होती है। अब चूंकि ये कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित करने का काम करता है। अपसारित यानी फैलाने का काम करता है। तो आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है और ये इस तरह से जा रही है, दूसरी किरण इस तरह से जा रही है और इधर निकल जा रही है। यानी दोनों किरणें आगे की तरफ कैसी हो रही हैं, फैल रही हैं। यानी ये एक दूसरे को आगे कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, यानी काटेंगी नहीं। अब इन किरणों को हम पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं तो इस किरण को देखिए, इसको पीछे की तरफ जब बढ़ाया जा रहा है तो वास्तव में किरण पीछे मिल नहीं रही है, इसलिए हम उसको कैसे दिखाएंगे, डैश डैश करके दिखाते हैं। ऐसी किरण को हम क्या कहते हैं, आभासी किरण। उसी तरह से ये वाली किरण भी, इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो किस में से जाती हुई दिखाई देती है, वक्रता केंद्र में से। और ये किरण किस में से जाती हुई दिखाई दे रही है, मुख्य नाभि से। तो आपने नियम जो पढ़े हैं उसमें ये पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य नाभि से होके जाती है या फिर मुख्य नाभि से जाती हुई प्रतीत होती है। दिखाई दे रहा है आपको पेंसिल का निशान जहाँ जहाँ जा रहा है। उसी तरह से ये दूसरी किरण भी, तीसरा नियम जो था आपका, वक्रता केंद्र में से होके जाने वाली प्रकाश की किरण का विचलन नहीं होता है। तो ये वक्रता केंद्र में से इस तरह से प्रकाश की किरण जा रही है। अब ये दोनों किरणें आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, इसलिए पीछे की तरफ जब बढ़ाया गया तो किरणें कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, ये किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती हैं। वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब, इस बिंदु से निकलने वाली किरणें यहाँ मिल रही हैं, इसलिए ए का प्रतिबिंब क्या बना, A डैश, और बी का प्रतिबिंब B डैश। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बना, A डैश B डैश। अब इस प्रतिबिंब के आकार को देखिए आप, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब का आकार छोटा बन रहा है। साथ ही साथ कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब छोटा, सीधा और कैसा बन रहा है, काल्पनिक, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं, उन्हें केवल मिलाया गया है।
इसलिए ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब इधर की साइड बनता तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण में कहीं पे भी वस्तु रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। यानी कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के पास जो मिरर होता है यानी दर्पण होता है, वह दर्पण कौन सा होता है? ये उत्तल दर्पण ही होता है, जिससे ड्राइवर को पीछे से आने वाले वाहन छोटे रूप में दिखाई दे जाते हैं और ड्राइवर उन्हें रास्ता दे देता है या सतर्क हो जाता है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना प्रकाश का अभिसरण और अपसरण। यहाँ पे माचिस की तीलियाँ ली हुई हैं, 5 तीलियाँ, और उन तीलियों का मसाले वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से फैला हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे का भाग यहाँ पे इस जगह पे एक जगह पे केंद्रित है। तो जब इस तरह की संरचना होती है यानी प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके और इस तरह से फैल जाएं, तो इसे बोलते हैं अपसरण। अपसरण यानी फैलना। तो उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को इसी तरह से फैलाने का काम करता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपसरण। और ये कार्य कौन करता है? उत्तल दर्पण। अगले वाली आकृति में आप देखेंगे यहाँ पे मसाले वाला भाग क्या है? एक जगह पे केंद्रित हो रहा है और पीछे का भाग दूर दूर है। प्रकाश की किरणों को जो दर्पण एक जगह पे इस तरह से केंद्रित कर दे, उस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। और इस क्रिया को यानी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्रिया को अभिसरण कहते हैं। और ये कार्य कौन करता है? अवतल दर्पण। तो बच्चों, आपको ये पहचान में आना चाहिए कि उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है यानी अपसरण करता है। और अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है यानी क्या करता है? अभिसरण। ये बच्चों अवतल दर्पण है जिसकी उभरी हुई सतह, उस पर पॉलिश है, यानी अंदर की सतह कैसी है? परावर्तक, इसलिए अवतल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है जिसकी उभरी सतह परावर्तक है और अंदर गहरी वाली सतह पे पॉलिश है, इसलिए इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? और उत्तल दर्पण कैसा होता है? प्रकाश की किरणों को, अब यहाँ पे मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है उसका, ये मुख्य नाभि है और ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य नाभि से होकर जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये आपतित किरण दिखाई दे रही, तीर का निशान दिख रहा है आपको। तो ये तीर का निशान इस तरह से है, यानी ये कौन सी किरण? आपतित किरण। और ये रेड कलर से जो दिखाई गई हैं ये सब क्या है? परावर्तित किरण। तो इसमें तीर का निशान कैसे? इधर की साइड में। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें सब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और वही क्या होता है? उसका मुख्य नाभि। और मुख्य नाभि और ध्रुव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? नाभ्यांतर। तो अभी मैंने जैसे तीली वाला आपको बताया था, तो प्रकाश की किरणें कैसी हो रही है? तीली के मसाले वाले भाग सारे एक ही जगह पे केंद्रित हो जाएं, तो सेम उसी तरह से ये किरणें दिखाई दे रही, केंद्रित होते हुए परावर्तित किरणें। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभिसरण, यानी केंद्रित करना। और उत्तल दर्पण में देखेंगे ये ब्लू कलर से जो किरणें दिखाई दे रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। यहाँ पे मुख्य अक्ष ये है, मुख्य नाभि इधर है और वक्रता केंद्र
और इधर की साइड में होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात वो इस तरह से फैल जाती हैं, जैसा कि अभी तीली द्वारा आपको दिखाया था फैलती हुई। और जब इन किरणों को पीछे की तरफ इस तरह से डैश डैश करके मिलाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि वे सभी किरणें इस F बिंदु से होकर के जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, ये फैल रही किरणें रेड कलर से दिखाई दे रही हैं, तो जो दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है उस दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और प्रकाश की किरणें फैलती हैं यानी अपसरित होती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपसरण। और ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? नाभ्यांतर। अब बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना हो, जहाँ पर प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना हो वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर दांत, कान, आँख इत्यादि पे प्रकाश डालने के लिए एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणों को केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पे कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे प्रकाश की किरणों को दूर दूर तक फैलाना हो, जैसे रास्ते के बल्ब, टेबल लैंप, टॉर्च इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ मोटर गाड़ी के वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।